नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। इन दिनों पॉलिटिकल ऑफर दिए जा रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल ऑफर क्षेत्रीय पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं, कुछ ऑफर दिए जा रहे हैं कांग्रेस को, और कुछ ऑफर कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता जो राहुल गांधी से नाराज हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों को दे रहे हैं। कुछ ऑफर ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस के कुछ वैसे नेता जिन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया है वो भी ऑफर दे रहे हैं और संकेत दे रहे हैं कि भाई मुझे भी कहीं से भी एक ऑफर आए और हम उधर की तरफ चल जाए। 5 राज्यों में अभी जहां चुनाव हो चुके हैं वहां भी पॉलिटिकल ऑफर का खेल चल रहा है, जहां चुनाव हो रहे हैं वहां भी पॉलिटिकल ऑफर मिल रहे हैं, और जहां चुनाव होने वाला है वहां भी पॉलिटिकल ऑफर का खेल चल रहा है। बिहार में इन दिनों ऑफर पर ऑफर मिल रहे हैं। नीतीश कुमार को ऑफर दिया जा रहा है, जिनके लोकसभा में 12 सांसद हैं, लेकिन उन 12 सांसदों में से कितने उनके हैं और कितने उनके खिलाफ मोदी शाह के हैं ये अभी पता नहीं है। हालांकि संकेत मिलते हैं कि नीतीश कुमार के सांसद सारे के सारे सांसद उनके साथ नहीं हैं। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो भी पार्टी में स्थिति खराब होगी, और अगर ऑफर नहीं एक्सेप्ट करते और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही आगे का चुनाव लड़ते हैं तो भी समस्याएं उनकी है, उनके पार्टी की नहीं है। वो कश्मकश में है। हर जगह ऐसे ऑफर दिए जा रहे हैं जिसके कारण जैसे नीतीश कुमार के इस ऑफर के बाद से भी बिहार की सियासत रुकी हुई नहीं है, क्योंकि वहां चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले की तैयारी ये दिल्ली की तरह नहीं है कि 2 महीने में चुनाव के पहले तैयारी शुरू हो जाए और फिर अरविंद केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी ये 20 दिन 25 दिन में प्रचार पूरा कर ले। ये बिहार का क्षेत्र है और यहां लंबी लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है, इसलिए सारी राजनीतिक पार्टियां एक्टिवेट हो चुकी है। चाहे जनता दल यूनाइटेड की तरफ से नीतीश कुमार अपनी यात्रा ही क्यों न कर रहे हो, प्रशांत किशोर अपनी साख को मजबूत करने के लिए भ्रष्टाचार का एक नया दांव खेल रहे हो, या पप्पू यादव अपनी व्यक्तिगत पहचान को मजबूत करने के लिए छात्रों के साथ मिलकर जाम प्रदर्शन विरोध ऐसा कर रहे हैं। ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी ऑफर का खेल चल रहा है। कांग्रेस अपने तरीके से ऑफर खेल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया। राहुल गांधी भी बिहार जाने वाले हैं संविधान बचाने के लिए, और पासमानदा मुस्लिम संगठनों के साथ जो बैठकें होगी, अली अनवर ने तय किया है कि नहीं, राहुल गांधी को बुलाओ और हमें भी कुछ ऑफर मिले कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि जब से जदयू से भगाए गए हैं तब से उन्हें कोई पॉलिटिकल ऑफर नहीं मिला है। समस्याएं उनके साथ भी है, समस्या कांग्रेस के साथ भी है कि तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि नहीं, आपको जो ऑफर दिए जा रहे थे पहले से, पिछले विधानसभा चुनाव में जितनी सीटें यानी कि 74 सीटें दिए थे, इस बार तो संभव नहीं है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हम पछता रहे हैं। ये कांग्रेस को सीटें ज्यादा देते हैं, जीत की संभावना कम हो जाती है, इसलिए इस बार वैसा ऑफर नहीं दिया जाएगा। यानी बिहार में महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए, ये दोनों के बीच ऑफर का खेल चल रहा है। तो वहां से चलता हुआ अगर महाराष्ट्र में जाए, जहां चुनाव अभी अभी खत्म हुआ है, वहां भी ऑफर का खेल चल रहा है। एक तरफ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार हैं जो कि एनडीए का महायुति का हिस्सा है, और वो अभी फडणवीस के साथ सरकार में शामिल भी हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं है। एकनाथ शिंदे एक तरफ चाह रहे हैं कि जितना हो सके उद्धव ठाकरे को कमजोर किया जाए, यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेताओं को अपने साथ मिलाया जाए, क्योंकि बीएमसी का भी चुनाव होना है और कई और जिलों में लोकल बॉडी इलेक्शन होना है। इसलिए वो भी ये चाह रहे हैं संगठन को और मजबूत किया जाए, उद्धव ठाकरे को इस स्थिति तक पहुंचा दे, क्योंकि
ताकि ऐसा हो कि उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी को कोई ऑफर न दे पाए। और अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी स्थिति कमजोर हो जाएगी। ये एकनाथ शिंदे सोच रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे को जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद देखा गया, उनके रवैये को देखा गया, उससे भारतीय जनता पार्टी भी पूरा विश्वास नहीं कर सकती। इसलिए उद्धव ठाकरे जब ऑफर लेकर फडणवीस के पास पहुंच रहे हैं तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से रिजेक्शन मोड में नहीं है। कुछ नेता उनके साथ खड़े नजर आते हैं कि हम उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से दूर करके क्या फायदा उठा लेंगे। जैसे उद्धव ठाकरे ने 2014 में भी हमारा साथ छोड़ा था, लेकिन फिर वापस आए और हमने फिर गठबंधन करके चुनाव लड़ा 2019 में भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 2019 में अगर अलग हो गए, वो अघाड़ी के साथ चले गए, सीएम की चाहत उनके अंदर है, तो क्या एकनाथ शिंदे के अंदर नहीं है? इसलिए एक बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ एक और फायदा है जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेता चाहते हैं कि देखो, उद्धव ठाकरे की पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी हिंदुत्व वाली विचारधारा वाली पार्टी है, और इसे कॉन्स्पिरेसी के तहत साजिश करके उनको बड़े बड़े प्रलोभन देकर संजय राउत जैसे डबल एजेंट का इस्तेमाल करके उन्हें वहां से हटा दिया गया, अघाड़ी में लाकर सो कॉल्ड सेकुलर जमात में शामिल कर दिया गया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में एक धड़ा है जो चाहता है कि बैकअप प्लान तैयार होना चाहिए। उद्धव ठाकरे के साथ भी ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि फिर उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के दोनों के बीच गठबंधन की सारी संभावना खत्म हो जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके पास नहीं जा रही। ये ऑफर लेकर उद्धव ठाकरे आ रहे हैं। पिछले कई मीटिंग के बाद, जो कि उनकी पार्टी की इंटरनल मीटिंग थी, यह फैसला पार्टी के नेताओं ने लिया कि देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति बदली है, तो आगे हमें भी यह सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जाएं, यानी हम अपनी विचारधारा पर रहें या फिर पलटी मार लें, यानी अघाड़ी के साथ ही बने रहें। आखिरकार यह फैसला उद्धव ठाकरे को लेना पड़ा और संजय राउत से ही अनाउंस करवाया गया कि तुम सबसे ज्यादा ये काम करते हो कि हिंदुत्व वाली पार्टियों को टारगेट भी करते हो, भाजपा को भी टारगेट करते हो और कांग्रेस की चापलूसी भी करते हो, शरद पवार की भी चापलूसी करते हो, तो तुम ही अनाउंस करो। और उद्धव ठाकरे के कहने पर संजय राउत ने अनाउंस भी किया कि नहीं, आगे के लोकल बॉडी इलेक्शन में शिवसेना यूबीटी अकेले जाएगी। लेकिन इस बीच 3 मीटिंग हो चुकी है। एक बार उद्धव ठाकरे अपने कुछ नेताओं के साथ फडणवीस से मुलाकात किए, जो मुलाकात नागपुर में हुई थी जब विधानमंडल का सत्र शुरू हुआ था, और उस समय भी उद्धव ठाकरे ने 2-4 ऑफर दिए फडणवीस को कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी कमजोर हुई है, ये एक्सेप्ट करने में फडणवीस के सामने इनको समस्या नहीं हुई। और यह भी कहा गया कि आगे की राजनीति में ये देखिए कि उद्धव ठाकरे आपके लिए अनुकूल है या फिर केवल एकनाथ शिंदे ही आपके लिए अनुकूल हो सकते हैं। और आगे लीडर ऑफ अपोजिशन की भी बात हुई महाराष्ट्र असेंबली में कि किसे दिया जा सकता है। आदित्य ठाकरे भी थोड़े नरम पड़ गए और उसके बाद आदित्य ठाकरे की भी मुलाकात फडणवीस से हुई, क्योंकि फडणवीस ने कहा था कि आप अपने बेटे को समझाइए और उसे हमारे पास भेजिए कि आगे की राजनीतिक भविष्य उसका कैसा हो, ये हम लोग बैठकर तय कर सकते हैं। उद्धव ठाकरे 3 मीटिंग के बाद यूटर्न लेने के मूड में रहे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा, अपनी मीटिंग में भी कहा, इंटरनल मीटिंग में भी, और फडणवीस को भी ऑफर दिया कि आप ये समझिए, आगे की जरूरतों के अनुसार हम ये चाहते हैं अघाड़ी से दूरी बनाएं, भारतीय जनता पार्टी के साथ एकजुट तो ना हो, लेकिन कम से कम इतना रहे कि भारतीय जनता पार्टी को जब हमारे सांसदों की जरूरत पड़े, 9 सांसद हमारे पास है, उसकी जरूरत पार्लियामेंट में पड़े, तो भी हम सपोर्ट करने के लिए बैक सपोर्ट के तौर पर हम तैयार रहेंगे। कम से कम ये तो सोचिए कि हमारी पार्टी के नेता जो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे मजबूत हो रहे हैं, बार्गेनिंग पावर उनका बढ़ रहा है, और कभी भी धोखेबाजी वो भी कर सकते हैं, हमारे साथ कर सकते हैं, आपके साथ भी कर सकते हैं। तो आगे के प्लान के लिए कि हमारी पार्टी के नेता अगर एकनाथ शिंदे के साथ जाते हैं तो उनके दिमाग में यही रहता है कि भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट एकनाथ शिंदे को है, इसलिए वो मजबूत है, उसके साथ जा सकते हैं। अगर
ये उनके दिमाग से निकल जाए कि हम डायरेक्ट टच में रहे भारतीय जनता पार्टी के, तो फिर वो हमारी पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। ऐसा ही पॉलिटिकल ऑफर शरद पवार की तरफ से भी आया। अचानक से शरद पवार का फडणवीस प्रेम जागा। उन्होंने शरद पवार ने फडणवीस को ऑफर दिया, फोन करके बातचीत की। क्यों? क्योंकि 15 दिन पहले ही ये सुगबुगाहट आई कि अजीत पवार ने बैटिंग की है शरद पवार की पार्टी को खत्म करने के लिए। कैसे? क्योंकि अजीत पवार ने अपने नेताओं को लगाया और अजीत पवार ने शरद पवार की पार्टी के 7 सांसदों को ऑफर दिया। अलग अलग नेताओं ने उनसे मुलाकात की और ऑफर दिया। सुप्रिया सुले को छोड़कर, यानी कि 8 सांसद हैं, जिसमें से सुप्रिया सुले को छोड़कर 7 सांसदों को ऑफर दिया कि आप हमारे गुट में चले आए और उसके बाद शरद पवार बाप बेटी को अकेले रहने दें। हम केंद्र में भी सत्ता के साथ है, राज्य में भी सत्ता के साथ है, जिसका फायदा आप लोगों को भी होगा। लेकिन शरद पवार इस गेम को समझ रहे थे और शरद पवार तो ऐसे शातिर नेता हैं, विश्वास तो उनके ऊपर नहीं किया जा सकता। लेकिन राजनीति में विश्वास किसके ऊपर किया जाए? अभी जितने एनडीए के सहयोगी हैं, क्या मोदी और शाह उन लोगों पर विश्वास कर सकते? क्या एकनाथ शिंदे पर पूरा विश्वास किया जा सकता है या अजीत पवार के ऊपर विश्वास किया जा सकता है? यहां तक की बात छोड़ दीजिए, अभी एनडीए के जो पार्टनर अगर देखा जाए नीतीश कुमार को, तो क्या उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है? क्या यू टर्न नहीं लेंगे? वो तो पलटने के लिए मशहूर रहे हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, जिन्होंने एनडीए के साथ चुनाव 2014 में लड़ा और उसके बाद मोदी को छोड़कर ये कांग्रेस में चले आए और फिर आक्रामक इतने हो गए कि मोदी को भर भर कर गालियां दी। आज उनका फायदा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में है। क्या जयंत चौधरी के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया? जब कोई चारा नहीं रहा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। जब इनके साथ मौका मिलेगा ये पलटी मार लेंगे। क्या चिराग पासवान के ऊपर या जीतन राम मांझी के ऊपर किसी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? सब अपॉर्चुनिस्ट हैं। तो इन अपॉर्चुनिस्ट ग्रुप में शरद पवार भी हैं, जिन्होंने 2014 के बाद भी कई बार कहा कि जब हम कृषि मंत्री रहा करते थे तो उस समय मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और उस समय हमारे बेहतर संबंध थे। उनके संबंध भारतीय जनता पार्टी में मोदी के साथ या अमित शाह के साथ बहुत बुरे नहीं है। वो शातिरता उनके अंदर है अपने फायदे के लिए, और इसलिए उन्होंने भी यही ऑफर फडणवीस के माध्यम से दिया कि देखिए अजीत पवार के पास स्ट्रेंथ बढ़ेगा हमारे सांसदों के जाने से। लेकिन वो स्ट्रेंथ क्यों बढ़ेगा और अजीत पवार किसके दम पर कूद रहे हैं? ये आपके दम पर कूद रहे हैं। मान लेते हैं आप दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं और फिर अजीत पवार इसी संबंध, इसी पावर, इसी ताकत के आधार पर हमारी पार्टी तोड़ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से सन्नाटा पसरा है। शरद पवार ने कांग्रेस को उतना भाव देना छोड़ दिया है और यही वजह है कि पिछले दिनों उन्होंने ममता बनर्जी को बैकअप दिया और उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति अभी बदली है और उसके बाद अभी निकट भविष्य में चुनाव है नहीं, 5 साल के बाद भी लोकसभा का भी होगा, विधानसभा का भी होगा। इस बीच अगर कभी जरूरत पड़े तो हम खुद ही सपोर्ट करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर तैयार हैं, चाहे वॉकआउट करना पड़े या फिर हमें आपके बिल का समर्थन करना पड़े, जगन मोहन रेड्डी की तरह या फिर पटनायक की तरह हम बैक सपोर्ट के लिए तैयार रहेंगे। फिर कम से कम ये तो देखिए कि अगर हमारी पार्टी के सांसद अजीत पवार के साथ जा रहे हैं, हमें भी नुकसान है, आपको भी नुकसान है। लेकिन अगर हमारी पार्टी के सांसदों को पाला बदलना ही है तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे तौर पर जुड़े और उसमें हमें कम नुकसान होगा, आपको फायदा होगा। अजीत पवार जितना मजबूत होंगे फिर से वही स्थिति आएगी, हमारे लिए नुकसान है, सुप्रिया सुले के लिए नुकसान है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई फायदेमंद सौदा नहीं है। इसलिए बिखरा हुआ विपक्ष, बिखरी हुई पार्टियां, ये सब के लिए फायदेमंद है। उधर उमर अब्दुल्ला भी ऑफर पर ऑफर, संकेत पर संकेत दे रहे हैं। कुछ समय चिल्लाए, चीखे, हंगामा किए, प्रोटेस्ट किए कश्मीर के अंदर और फिर मोदी और शाह को लेटर लिखे, दिल्ली आकर मांग भी की कि नहीं, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन जो एक के बाद एक विकास परियोजनाएं, टनल से लेकर रेलवे ट्रैक तक,
वहां पर जो पीएम मोदी ने घोषणाएं शुरू की, उमर अब्दुल्ला बैकफुट पर आ गए और वो भी अब ऑफर दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देखो, इंडी अलायंस कोई ऐसा चीज नहीं है, इसको तो खत्म ही कर देना चाहिए। इंडी अलायंस की कोई मीटिंग होती नहीं, राहुल गांधी आते नहीं, तो ऐसे में इंडी अलायंस ये शब्द है, इसी को खत्म कर दो। जो जिसके साथ गठबंधन में है उसके साथ रहे। ऐसा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं अलग अलग स्टेट में, जिसकी कहीं सरकारें हैं, वो इंडी अलायंस के आधार पर उनको भी टारगेट किया जाता है कि नहीं, राहुल गांधी की गलती की जिम्मेदारी इन लोगों की भी है, कांग्रेस की गलती की जिम्मेदारी इन लोगों के लिए भी है, क्योंकि ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसे खत्म ही कर देना चाहिए। लेकिन उधर से समाजवादी पार्टी का ऑफर आने लगा। समाजवादी पार्टी के अंदर ऐसे ही बिखराव की स्थिति है। अभी कुछ समय इंतजार कीजिए। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जैसे रवैये अपना रहे हैं, उससे तो लगता है कि विस्फोटक स्थिति आने वाली है। कुछ दिन के अंदर ही इनके कई नेता जेल यात्रा पर जाएंगे और कई के ऊपर एक्शन भी होगा। तो जो ऑफर वाली राजनीति है, ये पीएम मोदी और अमित शाह के कुछ फैसलों को लेकर है अलग अलग स्टेट में। चाहे नीतीश कुमार को लेकर जो बातें अमित शाह ने की, उससे ऑफर की राजनीति बिहार में चल पड़ी। और जैसे फडणवीस उद्धव ठाकरे के साथ मुलाकात, आदित्य ठाकरे के साथ मुलाकात, और फिर फडणवीस के साथ शरद पवार की बातचीत, ये सारे नए ऑफर को पैदा किया। और उधर उमर अब्दुल्ला से लेकर अखिलेश यादव तक सारे लोग ऐसे उलझे हुए हैं कि कुछ फैसलों ने जो मोदी और शाह ने लिए, उसके आधार पर पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है। राहुल गांधी की टीम, यानी कि टीम उनकी पर्सनल नहीं, कांग्रेस की बात हो रही है। कांग्रेस के कई नेता उलझे हुए हैं। अभी जो देखा जाए, चाहे 12 सांसद नीतीश कुमार के हो, या 9 उद्धव ठाकरे के, या 8 शरद पवार के, या फिर इनके अगर देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला के, ये सारे के सारे बिखरे हुए हैं। अभी 34 से ज्यादा ऐसे सांसद हैं जो कि छोटी पार्टियां, रीजनल पार्टियों के हैं। वो मोदी के साथ देने के लिए ऑफर पर ऑफर दे रहे हैं कि आप निश्चिंत रहिए, पार्लियामेंट के अंदर आगे 5 सालों तक आपका बाल बांका नहीं होगा, हम बैक सपोर्ट के लिए जब चाहें तैयार रहेंगे। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।